Good morning, students. Topic for my today's presentation is crop rotation. Crop rotation के लिए जो हमने क्रॉप चूज़ करनी है उसमें हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। मोटिव ये है कि हमने जो सॉइल की न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको इंक्रीज़ करना है, या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा, जब सीक्वेंस ऑफ क्रॉपिंग may yield substantial quantity of nutrients, reducing the addition of fertilizer to the second or third crop। मतलब जो हमने फर्स्ट क्रॉप लगाई है उसके बाद जो सेकंड क्रॉप है या थर्ड क्रॉप है उसमें हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, और जो नेक्स्ट सेकंड या थर्ड क्रॉप है उसमें हमने एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब हमें जो रिड्यूस द एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र कि हमने उसके लिए जो है फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र की यहाँ पे बात करें, केमिकल फर्टिलाइज़र हमने जो है नहीं ऐड करनी, सो दैट कि जो फर्स्ट क्रॉप हमने उठाई है उसने जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने की बजाय उसको रिप्लेनिश किए। सो क्रॉप रोटेशन जो है वो बेनिफिशियल, आपको पता ही है बेनिफिशियल होएगी, फ़ायदा ही होएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो न्यूट्रिएंट्स का इम्पैक्ट है फर्स्ट क्रॉप का आने वाली क्रॉप पे होएगा, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, रिलीज्ड भी हो सकता है। या इम्पैक्ट ऑफ अंडरग्राउंड रेजिड्यू, जो रेजिड्यू अंडरग्राउंड रह जाता है फर्स्ट क्रॉप का, उसका इम्पैक्ट किस पे होएगा, नेक्स्ट पे होएगा। या फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस ऑफ फर्स्ट क्रॉप, अगर हम फर्स्ट क्रॉप जो है ऑर्गेनिकली ग्रो किया है तो उसका आने वाली क्रॉप से जो जो हमने आने वाली क्रॉप मतलब जो नेक्स्ट हमने क्रॉप लगाई है सेकंड और थर्ड लगाई है उसमें भी इफेक्ट होएगा ड्यू टू देयर स्लो नेचर ऑफ अवेलेबिलिटी। सो द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट मीन्स द चॉइस ऑफ क्रॉप शुड बी, कैसी हमने चॉइस ऑफ क्रॉप लेनी है कि जब प्रोसीडिंग क्रॉप जो हो हेल्प इन मेकिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू द सब्सिक्वेंट क्रॉप। जो भी हमने क्रॉप लगाई हैं वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश ना करे, रिड्यूस ना करे, या डिट्रीमेंटल इफेक्ट ना हो या बुरा इफेक्ट ना हो, उसका अच्छा इफेक्ट हो, सो दैट द नेक्स्ट क्रॉप्स विल बी गुड इन यील्ड। जैसे इसके लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स जो हैं उससे क्या हो जाए, सॉइल जो है उसका ऑर्गेनिक मैटर एक तो बढ़ेगा, नाइट्रोजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी और अदर न्यूट्रिएंट्स वो भी बढ़ेंगे, और ये अच्छी एक कल्चरल हम वीड में या फिर कल्चरल प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो अच्छी कल्चरल प्रैक्टिस है किसी न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने की, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो इंक्लूडिंग द पल्स क्रॉप्स, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनमें हम पल्सेस जो है दैट इज़ मोर पॉपुलर इन सीक्वेंस क्रॉपिंग, और इज़ अ रेगुलर मेथड ऑफ फॉलोइंग इन द मोस्ट कंट्रीज़। ये इंडिया में भी नहीं, बाकियों में भी, इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में और बाकी कंट्रीज़ में भी पल्सेस जो हैं उनको माना गया है कि उनकी जो जड़ों में क्या होती हैं, नड्यूल्स होती हैं, या फिर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स में आती हैं, तो इसलिए इनको हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट, इसके जो बेनिफिट क्या है क्रॉप रोटेशन के, वो काफ़ी कंट्रीज़ में जो है साइंटिफिकली जो है प्रूवन हो चुके हैं। और एक होती है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होती है कि जैसे हम ALLEY एले क्रॉपिंग में हम जो यूज़ ऑफ ट्री क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स को हमने यूज़ करना है इन एग्रीकल्चर लैंड्स इज़ प्रैक्टिसाइज फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। क्यों हम ट्री क्रॉप्स को करेंगे, एक तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड। आपने देखा होगा जो हमारे मोस्टली खेतों के जो केक के जो कॉर्नर्स हैं, या ठीक है, या उसका स्क्वायर जो है कॉर्नर का, उस पर आप विंड से बचाने के लिए एक तो हेल्प करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं। सो हम जो एले क्रॉपिंग है, मतलब अपने खेत के साइड्स पे जो है हमने क्या लगाने हैं, ट्री क्रॉपिंग करनी है। बट
इसको और हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इस मेथड से हम जो न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप्स जो है ऐसे मतलब ट्रीज़ की यूज़ करना है कि जो हमारी इन सेंटर में जो क्रॉप है उनको न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी जो सप्लाई है वो अच्छी रहे. So nutrient supply for nitrogen fixing trees in LA cropping is possible due to the perennial and nitrogen fixing and slow and gradual utility by the crops. तो हम जो LA क्रॉपिंग करते हैं उसके लिए जो है सप्लीमेंट्री नाइट्रोजन एडिशन टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स हम करते हैं. So the location of rows of the trees will be different than the arrangements found in the LA cropping. एम टू अचीव द सॉइल कंजर्वेशन, उससे सॉइल भी कंजर्व होएगी. सो एज द पर्पज इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, द ट्रीज नीड नॉट बी प्लांटेड ऑन स्लोपी situations but could be planted in any convenient row. So similarly population of such trees should be decided based on the nature of agriculture crop and its planting pattern. लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज जो है वो कौन सी हैं? दैट इज़ द अडेप्टेबिलिटी इन वेरिंग ecological situation, जो agroecological situations and their potential to serve as a net. मतलब हमारा क्रॉप रोटेशन में या एले क्रॉपिंग में एक ही मकसद होना चाहिए कि हमने क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स जो है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज जो हैं उन पे हमने पूरा ध्यान देना है. ठीक है. हाँ, न्यूट्रिएंट पर्पस कि agriculture crops can be variable, viable population only for the long term basis, as substantial nitrogen contribution can be expanded to be fixed only after 8 years. So the list of nitrogen fixing trees जो हैं कुछ एक अकेशिया ऑरिक्यूलिफॉलिस है, मोरिंग ऑलिफेरिया है. ठीक है. ये सारे अकेशिया डेकोरन्स हैं, विचलिचिया है, अकेशिया लॉटिका है, अकेशिया मोस्टली अकेशिया जो है अरेबिका है, टर्मिनल अबलैरिका है, अर्जुना है, टर्मिनस इंडिका है. ठीक है. ये डिफरेंट जो हैं आपके ट्रीज़ हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. जैसे केशिया की वैराइटीज़ हैं, फ्लोरिडा हैं, और एक है इसमें इंटरक्रॉपिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इंटरक्रॉपिंग में आपको ये थोड़ी सी और हम इसमें ऐड करते हैं. इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल कॉम्प्लीमेंटैलिटी इज इंटरक्रॉपिंग में लीड टू द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिक मेथड. तो इससे इंटरक्रॉपिंग में हमने क्रॉप्स की कॉम्बिनेशन ऐसे बनानी है, मतलब जो इन बिटवीन हमने क्रॉप लेनी है कि वो फिक्सेशन और रिलीज ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स टू द कंपेनियन क्रॉप. जो हमने मतलब सपोज हमने एक रो जो है हमारी स्पीशीज़ ए है और जो बी जो है रो वो हमारी स्पीशीज़ बी है, देन सी जो है अगेन इट इज़ ए. सो ए जो हमारी मेन क्रॉप है उसके इन बिटवीन जो बी क्रॉप है, तो बी क्रॉप जो है इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो कंपेनियन क्रॉप को, मतलब एक जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिक्स करे या रिलीज़ करे दूसरे के लिए. तो ऐसी कॉम्बिनेशन हमने बनानी है. जैसे ऐसी कॉम्बिनेशन कहाँ से आती है, कौन सी क्रॉप्स ऐसी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? जैसे नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द इंटरक्रॉप बाय रिलीज ऑफ फिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स by an intercrop, and both the concept help in partially supplying the nutrient needed to मेन क्रॉप. सो जो मेन क्रॉप है मतलब जो ए मैंने आपको रो बताई है और सी रो है वो हमारी क्या है, मेन है. ठीक है. ए एंड सी, ए और सी में हमने सेम क्रॉप लगाई है, बी जो है बीच में जो है वो इंटरक्रॉप है. लेकिन इंटरक्रॉप जो है वो फिक्स करे, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करे. सो बोथ द कंसेप्ट हेल्प इन पार्शली सप्लाई द न्यूट्रिएंट नीड टू द मेन क्रॉप. हमारा मेन पर्पस जो है उसको मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स देना है. सो बेनिफिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग आर अवेलेबल व्हेन अ लेग्यूम इज चूजन एज अ इंटरक्रॉप. इसलिए हमने इंटरक्रॉप कौन सा लेना, अगेन लेग्यूमिनस से हम करेंगे. इंटरक्रॉप को लेग्यूमिनस ही होनी चाहिए वो क्रॉप. तो ओनली फ्यू कॉम्बिनेशंस हैव बीन रिपोर्टेड टू बी न्यूट्रिशनल कंपैटिबिलिटी. जैसे कुछ एक रिपोर्ट्स हैं दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग है.
अगर हम लेग्यूमिनस इंटरक्रॉप लेते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जैसे 1999 में राणा एंड सरान की एक स्टडी है, उन्होंने बताया था कि ब्रेसिका एंड पोटैटो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। शुगर केन प्लस फ्रेंच बीन इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ शो द कॉम्प्लीमेंटैलिटी। अगर आपस में कॉम्प्लीमेंटैलिटी अगर शो करते हैं दोनों। ब्रेसिका सरसों है, सरसों और पोटैटो की कॉम्बिनेशन है। शुगर केन एंड फ्रेंच बीन्स जो हैं, मतलब शुगर केन में ये आजकल जो नया कंसेप्ट आ रहा है, हमारे जो शुगर केन के फील्ड है, कमाद जिसको बोलते हैं, कमाद में वेजिटेबल वाला ये रिसेंट कंसेप्ट आ रहा है कि इसमें आप ना बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंच बीन्स का एक ट्रायल आप लेके देख सकते हो, ठीक है। अर्ली क्रॉपिंग मैंने आपको करवा दी है। तो सीक्वेंस ऑफ क्रॉप शुड बी considered combined nutrient demand of the two crops as well as capacity of the soil to supply them. So some crops are exhaustive, क्योंकि कुछ जो क्रॉप अगर आपने लगाई है तो उसने न्यूट्रिएंट्स तो लेने ही हैं, सॉइल से लेने हैं, तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करें, एग्जॉस्टिव, मतलब वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स खाएंगी। और सच क्रॉप्स विल हैव टू बी फॉलोड बाय न्यूट्रिएंट एनरिचिंग क्रॉप। एक क्रॉप जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही है तो उसको हमने, अगर दूसरी क्रॉप भी हमने ऐसी लगा ली जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही है तो सॉइल की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट होएगा। तो हम सेकंड क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट एनरिचिंग क्रॉप जो है वो डिसाइड करेंगे। सो द प्रॉपर चॉइस ऑफ क्रॉप विल रिटेन द ऑर्गेनिक मैटर। तो इससे क्या होएगा, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको मोस्टली प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और ये इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लांट जो है दैट कैन यूज़ ओनली एंड ओनली द इनऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ देयर रूट हेयर्स। सो द प्रॉपर चॉइस ऑफ क्रॉप जो है दैट रिटेन द ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस एंड हेल्प इन मेकिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबल। जैसे मेज एंड सनफ्लावर, वो क्या है, मेज़ और सनफ्लावर जो हैं ये दोनों जो है एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, मतलब ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के लेंगी। और इनके लिए अगर इनको रिप्लेनिश करना है तो हमने इनको ऐसी क्रॉप के साथ जो है रोटेट करना है जो कि एग्जॉस्टिव ना हो। सो ग्राउंडनट, जैसे समटाइम्स क्रॉप में एग्जॉस्ट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिजल्टिंग इनटू dearth of such nutrients alone to subsequent crops। जैसे अगर ग्राउंडनट है उससे वो क्या मोस्टली फॉस्फोरस लेती हैं, तो फॉस्फोरस जो नेक्स्ट क्रॉप है उनके लिए जो छोड़ेंगी नहीं, ठीक है, अवेलेबल नहीं होएगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट कौन सी है, फॉस्फोरस एग्जॉस्टिंग क्रॉप। इसी तरह से जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट है अंडरग्राउंड डिकम्पोजेबल रेजिड्यू लेफ्ट बाय फर्स्ट क्रॉप ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट क्रॉप्स इज़ इन्वेस्टिगेटेड सफिशेंटली। जैसे ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉडर क्रॉप्स की, कि कुछ एक फसलें हैं या फिर हम ये कह सकते हैं ग्रीन क्रॉप्स हैं जिनको हम खेत में ही वो करेंगे, प्लोइंग कर देंगे उनकी और खेत में मिक्स कर देंगे उनको, एज ए मल्चिंग कर सकते हैं या फिर एज ए मन्योर यूज़ कर सकते हैं एज अ, तो एज सच रूट्स डिकम्पोज स्लोली एंड दे कैन इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस। इससे भी क्या होएगा कि वो जैसे जैसे वो डिग्रेड होएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिग्रेड करेंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बन स्टेटस जो है उसका सॉइल का वो एनहांस होएगा। तो इससे न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रेजुअली जो है वो सब्सिक्वेंट क्रॉप्स के लिए एनहांस होंगे। सो ये कुछ एक रोटेशंस है, राई की पोटैटो के साथ हैं, ठीक है, राई की पीनट के साथ है, सोयाबीन की मेज़ के साथ हैं, राइस की वीट के साथ है जो काफ़ी प्रोमिनेंट है पंजाब में। और मेज़ जो है दिस इज़ द मेज़ जो हैं, और जो मेज़ है ये हायर शेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फाउंड इन सॉइल्स आफ्टर मेज़ कल्टीवेशन। ब्रेसिका फैगोपेरम जो है, ब्रेसिका एंड फैगोपेरम जो है दैट इज़
प्रेफरेंशियल रूट proliferation फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से टमाटो जो है, इससे क्या होएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज बाय द रूट्स ऑफ टोमेटो अलाउ टू इंक्रीज द वाटर अपटेक ड्यू टू द रिलीज ऑफ बिटाइन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो वीट क्या करती है, फास्फोरस जो है फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। इससे क्या है, अमोनिया की जो सिमुलेशन है वो अच्छी होती है। राइस चिकपी की कॉम्बिनेशंस के हुए क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी आउटपुट एंड हायर वाटर यूज एफिशिएंसी हो जाती है। अगर पर्ल मिल्ट एंड वीट की हम लगा रहे हैं रोटेशन, तो उससे क्या है, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग। अगर हम कॉन्टिन्यूस इनको तो उससे फर्टिलिटी जो है डिक्रीज होएगी। इसी तरह से अगर लेग्यूम राइस लगाई जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस द नाइट्रोजन कंटेंट। सो देयर इज़ सम इफेक्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ऐसा इफेक्ट हो सकता है। So this is all about the crop rotation. That is the second topic of your unit. Second unit is the last topic.